अनदर लैंग्वेजेस। अगर आपको एंगुलर आता है तो आप रिएक्ट सीख सकते हो, रिएक्ट आता है तो एंगुलर ही आप सीख सकते हो। तो आपको अभी फुल स्टैक पे फोकस करना है कि हमको बैक एंड प्लस फ्रंट एंड और डेटाबेस का नॉलेज होना चाहिए। क्लाउड का अगर है तो दैट इज प्लस पॉइंट, बट डेटाबेस एटलीस्ट इज नीडेड। सो फ्रंट एंड, बैक एंड और एनी डेटाबेस आपका जैसे हो सकता है रिलेशनल डेटाबेसेस, नॉन रिलेशनल डेटाबेसेस, वी कैन डिस्कस इफ अगर कोई जरूरत पड़ता है रिलेशनल, कोई भी टर्मिनोलॉजी अगर आपको प्रॉब्लम्स होते हैं, जस्ट हैंड रेज, आई विल ट्राई टू क्लैरिफाई। तो रिलेशनल या जैसे रिलेशनल SQL, नॉन मोंगोडीबी, ये सब किसी भी एक डेटाबेस का आपके पास नॉलेज होना चाहिए। अगर आपके पास सिर्फ कोई एक बैक एंड लैंग्वेज का नॉलेज है और अगर आप मार्केट में जा रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, तो देर इज वेरी लेस चांस कि आपका सिलेक्शन होगा। इवन प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट होगा, देर इज वेरी लेस चांस। मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ क्योंकि मैं अभी कंटिन्यूसली विद इन 1 महीना से मैं कंप्लीटली हायरिंग प्रोसेस से जुड़ा हुआ हूँ। अभी तक टिल लास्ट वीक मैं अराउंड 20 to 30 प्रोफाइल का इंटरव्यू लिया है, जिसमें सिलेक्शन रेशियो जो है वो बहुत ही कम है, 2 or 3% काइंड ऑफ सिलेक्शन। अगर मैं 30 प्रोफाइल, सॉरी सर वन मोर थिंग, अभी जो AI टूल्स से बहुत सारा आ गया, उसके बाद आवाज आ रही है कि मेरी? हाँ, अभी जो AI टूल्स बहुत सारा आ गया, जैसे कर्सर आ गया, उसके बाद फिर कोडेक्स, क्लाउड कोड, तो इस सब कारण से न्यूज़ में देखा हूँ कि बहुत सारा हायरिंग जो है ड्रॉप हुआ है हायरिंग में, और बहुत सारे एंट्री लेवल जो फ्रेशर्स थे, उन जिनको एक्सपीरियंस नहीं है ज़्यादा, उनको जॉब से निकाला भी गया है, ऐसा न्यूज़ में देखा हूँ। तो उसको ध्यान में रखते हुए अभी जो स्टूडेंट्स अभी ये ज्वाइन किए हैं सेशन, उनको कैसे प्रिपेयर होना चाहिए, ये एक मेरा क्वेश्चन है। गुड क्वेश्चन। सो जैसा कि आपने बताया कि AI के आने के बाद हायरिंग में कमी हो गई, यस डेफिनेटली हुई है। जहां पे मास हायरिंग होता था वहां पे मास हायरिंग अब बंद हो गई, लेकिन क्वालिटी हायरिंग अभी भी चल रहा है। पहले क्या होता था, कोई भी प्रोजेक्ट, फॉर एग्जांपल मैं डेलॉयट के पर्सपेक्टिव से आपको बताता हूँ कि जैसे कोई एक प्रोजेक्ट आने वाला है तो उसके लिए हायरिंग चालू हो जाता था, और अराउंड आप मोटा मोटी अगर आप पकड़ लो तो जैसे एक प्रोजेक्ट के लिए तो 5-7 आदमी का हायरिंग होता था। तो अब वो 5-7 आदमी को ना होकर के क्वालिटी पे डिपेंड हो गया है, क्वांटिटी पे नहीं जा करके क्वालिटी पे जाता है कि हमको अब मास हायरिंग नहीं करना है, लेकिन एक जिसके पास क्वालिटी है, जैसा कि मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा था कि पहले एक बैक एंड, एक फ्रंट एंड और एक डेवऑप्स का बंदा, 3 का जरूरत पड़ता था, लेकिन अभी कंपनी ये चाहती है कि हमको एक ही बंदा के पास ये तीनों चीज का नॉलेज होना चाहिए। अगर ये तीनों फुल स्टैक डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट, ना कि स्पेसिफिक लैंग्वेज लाइक फ्रंट एंड बैक, ऐसा नहीं। अगर आपके पास फुल स्टैक का नॉलेज है तो मैं ये मानूंगा कि अभी भी उनका इम्पैक्ट, AI का इम्पैक्ट उनके ऊपर ज्यादा नहीं पड़ेगा। AI का यूज करना पड़ेगा उनको, ना कि उनको इम्पैक्ट पड़ेगा कि आप उनका जॉब चला जाए या उनको हायरिंग नहीं होगा, डेफिनेटली नहीं। मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मैं अभी जो इंटरव्यू ले रहा था, हमारे यहाँ जो अभी हायरिंग चल रही थी उसमें कंप्लीटली फुल स्टैक की हायरिंग चल रही। नो स्पेसिफिक डिमांड कि हमको फ्रंट एंड का लेना है या बैक एंड का लेना है, ऐसा नहीं, फुल स्टैक, हमको फुल स्टैक चाहिए। अगर आपके पास फुल स्टैक है तो डेफिनेटली रिक्रूटर जो है वो हंट कर लेगा। हाँ, बट आपके पास क्वालिटी होना चाहिए, आपका जो रेज्यूमे है उसमें आपका क्वालिटी दिखना चाहिए। आपको प्रोजेक्ट, रियल टाइम प्रोजेक्ट पे आप काम किए हैं वो मेंशन होना चाहिए। आपका जो गिट रेपोजिटरी जो भी आप काम किए हैं वो वहां पर मेंशन होना चाहिए। तो अगर आपका ये सारा चीज चेकलिस्ट मेंशन है तो डेफिनेटली रिक्रूटर आपको हंट करेगी। लेकिन अगर आप सिर्फ स्पेसिफिक टूल या स्पेसिफिक लैंग्वेज को मेंशन करके चल रहे हैं तो देयर इज वेरी लेस चांस कि आपका प्रोफाइल इवन शॉर्टलिस्ट होगा। तो हमेशा अपग्रेड होना है,
दैट इज फर्स्ट थिंग। एआई से डरना नहीं, एआई को यूज करना है। एआई के बारे में आपको पता होना चाहिए कि उसमें क्या टेक्नोलॉजी है, उसका यूज हम कैसा अपने अपने रियल लाइफ में कैसा यूज ले सकते हैं एआई का, वो चीज आपको पता होना चाहिए। अगर मेरे को फ्रंट एंड आता है तो मैं एआई का यूज करके बैक एंड सीख करके मैं प्रोजेक्ट बिल्ड करना मेरे को आना चाहिए। अगर मेरे को बैक एंड आता है तो बैक एंड का यूज, एआई का यूज करके मेरे को फ्रंट एंड डेवलपमेंट करने आना चाहिए। तो यूज करना सीखना है, ना कि डम्ब प्रोफाइल बनाना है एआई का यूज कर। एंड एक चीज और मैं सजेस्ट करूंगा स्टूडेंट्स को, एआई का यूज कीजिए और उसको यूज करके प्रोजेक्ट बनाइए, लेकिन प्रोजेक्ट बना तो लीजिए लेकिन उसके बारे में आपको पता होना चाहिए क्या टेक्नोलॉजी यूज हो रहा है, उसमें क्या बिजनेस लॉजिक्स आपने लिखा है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं प्रोजेक्ट बना लिया और उसमें रियल टाइम डेटाबेस का कॉन्सेप्ट है, बट जब इंटरव्यूअर आपसे पूछा कि अच्छा तुम यहाँ पे चैट वाला फीचर लगाए हो, इसमें क्या टेक्नोलॉजी यूज होता है और ये कैसे काम करता है, तो आपके पास वो सारा इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि आप सामने वाले इंटरव्यूअर को आप एक्सप्लेन कर सको कि यहाँ पे ये टेक्नोलॉजी यूज होता है, रियल टाइम में रियल टाइम डेटाबेस कैसे काम करती है, स्ट्रीम कैसे काम करती है। दिस इज जस्ट फॉर एग्जाम्पल आई एम। तो बेसिकली एआई का इम्पैक्ट उन्हीं के ऊपर होगा जिनको रिपीटेटिव वर्क करते हैं और किसी एक टेक्नोलॉजी को लेकर के वो सरवाइव करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली उनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन अगर आप एक्सपर्ट हो, फुल स्टैक डेवलपमेंट, फुल स्टैक का नॉलेज है आपके पास, टाइम लगेगा बट यू विल गेट समथिंग। एनी अदर क्वेश्चंस? या काफी इंसाइटफुल था। ओके, बाकी लोग जो भी ज्वाइन किए हैं, अगर किसी को कुछ भी पूछना है, डाउट, तो पूछ सकते हैं। क्योंकि आपका प्लेसमेंट आगे आने वाला होगा, तो उसमें बिल्कुल। कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, रिज्यूमे कैसे बनाना चाहिए, वो सब आप पूछ सकते हैं इनसे। सर सिविल वाला के लिए बेटर है, सिविल ब्रांच वाला के लिए कौन सा लैंग्वेज सीखने की जरूरत है? क्या बोल रहे हैं, फिर से एक बार बोलिए ना प्लीज। सिविल वालों के लिए कौन सा लैंग्वेज सीखने की how to जरूरत है? create how to create best resume for company. आपको ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन? मैं एक साथ ही दोनों एड्रेस करूंगा। तो पहला क्वेश्चन था हेमंत का कि सिविल वालों को किस चीज पे फोकस करना चाहिए, राइट? तो अगर आप एज ए सिविल ब्रांच से हैं और आप अगर अपना सबसे पहला प्रेफरेंस तो आपको अपना कोर ब्रांच में होना चाहिए। दिस इज माय रिकमेंडेशन। अगर आप जी। वहां पे इंटरेस्टेड नहीं है, इफ यू वांट टू गो कि मैं आईटी सीएस या किसी और डायरेक्शन में जाना चाहता हूँ, ठीक है, वेल एंड गुड। आपको उस टाइम में तीन चीज पे आप फोकस कीजिए। जैसा कि मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा था कि एआई का एरा है, तो आप एआई का यूज कीजिए और आप प्रोजेक्ट बनाना चालू कीजिए। प्रोजेक्ट बनाने के साथ साथ आपका लर्निंग भी हो जाएगा कि मैं बैकएंड में, मतलब जैसे फुल स्टैक में बता रहा था कि एक बैकएंड लैंग्वेज आनी चाहिए, फ्रंट एंड। तो बैकएंड में आप कोई सा भी आसान लैंग्वेज ले सकते हैं, जैसे पाइथन ले सकते हैं या नोड ले सकते हैं, इवन जावा भी ले सकते हैं। अगर आप जावा लेते हैं तो ज्यादा डिमांड है मार्केट में, आपको ऑब्वियसली यू विल गेट सम गुड प्रोजेक्ट और गुड कंपनी। बेसिकली आपको लॉजिक्स पता होना चाहिए TSS ये कंप्लीट कर लिए हैं कोर ब्रांच के अलावा, और जावा पे थोड़ा फोकस कर रहे हैं। ओके, जैसा कि आप बता रहे हैं कि जावा पे फोकस कर रहे हैं, वेल एंड गुड। आप जावा पे फोकस कीजिए। जावा पे आप स्प्रिंग बूट पे फोकस कीजिए। स्प्रिंग बूट एक फ्रेमवर्क है जिसपे आप फोकस करके उसका एक बैकएंड सर्विसेज बनाना सीखिए कि कैसे सर्विसेज बनाते हैं। एक एपीआई बना देगा वो आपको। उसके बाद अगर आपको फ्रंट एंड नहीं आता है तो एआई का हेल्प लीजिए कि एआई से आप हेल्प लेके या कहीं ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पे कुछ कोर्सेस आप ले सकते हैं फ्रंट एंड का या बैक एंड का। आप ले करके एक प्रोजेक्ट बनाना चालू कीजिए। अब इवन अगर मैं प्रोजेक्ट बनाने की बात कर रहा हूँ तो ऐसा नहीं कि मैं एक टू डू लिस्ट या ट्रैकर या कैलकुलेटर प्रोजेक्ट बना रहा हूँ। कोई ऐसा प्रोजेक्ट बनाइए जिसको आप रियल टाइम में यूज कर सकते हैं। इवन आप यूज कर सकते हैं या ये आपके पड़ोसी में अगर किसी का कोई फॉर एग्जांपल क्लिनिक्स है या दुकान है, तो आप उसको जस्ट फॉर
टेस्टिंग आप उसको ये दे सकते हैं कि आप तुम यूज करो। उससे क्या होगा कि आप जब वो चीज को मेंशन करेंगे रेज्यूमे में तो उसका वेटेज बढ़ेगा कि हाँ एक कोई रियल टाइम प्रोजेक्ट बनाया था जिसका यूज सोसाइटी ने किया, तो वो एक वेटेज दिखाता है रेज्यूमे में। ना कि अगर आप मेंशन कर दिए कि मैं टू डू लिस्ट बनाया या कैलकुलेटर बनाया, दैट इज गुड फॉर लर्निंग बट नॉट फॉर गुड वेटेज इन योर रेज्यूमे पर्सपेक्टिव। खुद के कंपनी के लिए सीख रहे हैं सर बनाना? सॉरी, खुद के कंपनी के लिए सीख रहे हैं सर बनाना? अच्छा खुद का कंपनी बनाना सीख रहे हैं, जी सर। ओके दैट इज गुड। आप तो फिर एआई का हेल्प लीजिए अगर आपको डेवलपमेंट में ज्यादा है। आवाज आपका नहीं आ रहा है आशीष। आपका आवाज नहीं आ रहा है, आपका आवाज नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है। आवाज आवाज नहीं आ नहीं रहा आ रहा है, आपका आवाज नहीं आ रहा है सर, आपका आवाज नहीं आ रहा है। अभी आ रही है आवाज? हम्म। सॉरी सॉरी सॉरी। ओके, मैं कुछ आई थिंक कुछ बोल रहा था, आई थिंक मिस हो गया। मेरा आवाज थोड़ा भी नहीं आ रहा था क्या? अभी आ रही है? नहीं सर। यस सर। ओके, तो मैं ये बोल रहा था हेमंत से कि जैसा कि आप मेरे को अभी बताए हैं कि आप जावा पे सीख रहे हैं या जावा पे आप काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली यू शुड वर्क इन स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क और उस पे आप एपीआई डेवलप कीजिए। फ्रंट एंड में आप डेफिनेटली रिएक्ट इज गुड, तो रिएक्ट पे काम कीजिए। और बैकएंड में मैं सजेस्ट करूंगा फ्री सर्विसेज बहुत सारे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है, लाइक गूगल प्रोवाइड करती है, फायरस्टोर, फायरबेस या सीक्वल, पोस्टग्रेस सीक्वल, ये सब डेटाबेसेस यूज कर कीजिए और वहीं पे होस्टिंग करके अपना एप्लीकेशन को टेस्ट कीजिए। सॉरी, उसके बाद एनी क्वेश्चन हेमंत और वी आर गुड? नो सर। ओके, थैंक यू। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन था कि रेज्यूमे में क्या मेंशन होना चाहिए। दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली। तो रेज्यूमे में जैसा कि आप लोग फ्रेशर हैं, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इसमें बहुत सारे फ्रेशर हैं, तो एज अ फ्रेशर आपको जो भी प्रोजेक्ट पे आप काम किए हो वो प्रोजेक्ट आपका गिट पे होना चाहिए, सोर्स कोड उसका, और गिट का सारा इंफॉर्मेशन आपके रेज्यूमे में होना चाहिए। दिस इज नंबर 1 कि आप जो भी प्रोजेक्ट पे काम किए हो। सेकंड कि आपके पास कोई सर्टिफिकेशन होना चाहिए। इवन जनरली सीएससी आईटी में वोकेशनल ट्रेनिंग्स होती है जिसका सर्टिफिकेट आपके पास होता है, तो वो सर्टिफिकेशन आपके पास होना चाहिए। अगर कोई रेपुटेड जगह से है देन वेल एंड गुड, प्लस पॉइंट।
इफ नहीं तो दैट्स ओके। कहीं से अब अगर आप वर्कशॉप्स वगैरह किए हैं तो वो सारा सर्टिफिकेशन मेंशन होना चाहिए। अगर आपके पास कहीं से इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी है तो दैट इज योर प्लस पॉइंट। वो आपका एक अलग से मतलब अगर मान लीजिए 100 प्रोफाइल्स है तो उसमें आपका प्रोफाइल अलग से दिखेगा। ज्यादा रेज्यूमे को लेंदी करने की जरूरत नहीं है। इट शुड बी इन अ सिंगल पेज। एज अ फ्रेशर रेज्यूमे जो होना चाहिए 1 पेज का होना चाहिए, क्योंकि किसी भी रिक्रूटर के पास इतना टाइम नहीं है कि वो 2-3 पेज को जाकर के चेक करेगा, नहीं करेगा। 1 पेज होना चाहिए। स्किल्स सबसे स्टार्टिंग में मेंशन होना चाहिए कि आपका ये जो भी स्किल सेट है वो आपका मेंशन होना चाहिए। प्लस साथ में स्किल्स जो टेक्निकल स्किल्स है दैट इज प्लस। उसके बाद आपके पास डॉक्यूमेंटेशन का स्किल होना चाहिए कि आपको वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, पीपीटी, आपको एटलीस्ट यू नो कि कैसे काम होता है। ठीक है, तो वो चीज आप मेंशन करके रखना है कि हमको डॉक्यूमेंटेशन में ये टूल्स के बारे में पता है। और गिटहब का जो है वो लिंक्स, तो दैट इज गुड इनफ। अगर आपके पास सर्टिफिकेशन, गिट का मतलब कोई भी प्रोजेक्ट है जो गिट पे पोस्टेड है, और इंटर्नशिप का अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है तो वो डिटेल्स प्लस स्किल्स अगर ये है तो दैट इज गुड इनफ। जो भी प्रोजेक्ट पे आप कॉलेज में काम किए हैं वो प्रोजेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन वहाँ पे होनी चाहिए कि मैं इस प्रोजेक्ट पे काम किया हूँ। अगर आप कोई अपना इंडिविजुअल प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं, नो डाउट। लेकिन वो टू डू प्रोजेक्ट या कोई और ऐसा नहीं होना चाहिए। दैट इज जस्ट फॉर लर्निंग। इट शुड बी समथिंग रियलिस्टिक। ठीक है। या, मैं एक बात बोलना चाहूंगा अभी, जितने भी स्टूडेंट्स जुड़े हैं अभी जो देख रहे हैं, वो आप लोग लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में एक गूगल फॉर्म हम लोग शेयर करेंगे। वो गूगल फॉर्म अगर आप लोग फिल करिएगा तो कुछ टिप्स और ट्रिक्स जो है आपको ईमेल पर या व्हाट्सएप पर बाद में पीडीएफ डॉक्यूमेंट एक मिल जाएगा। ठीक है, तो उसमें आपको प्लेसमेंट और इंटर्नशिप के लिए काफ़ी वो हेल्पफुल रहेगा। उसमें अच्छा अच्छा ट्रिक्स रहेगा। और मीनवाइल मैं आशीष जी, मैं कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहता हूँ जो स्टूडेंट्स को काफ़ी हेल्प मिलेगा उससे। ठीक है, तो तब तक आप कंटिन्यू करिए। मैं क्वेश्चन मैं नोट कर लिया हूँ कुछ, मैं 2 मिनट बाद में पूछ लेता हूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू। कमिंग टू कि अगर आप जॉब सर्च कर रहे हैं, डेफिनेटली सबसे, अगर आपका कॉलेज में कैंपस नहीं आया है तो आप बाहर सर्च कर रहे हैं, राइट। तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। तो आप जैसे naukri.com पे सर्च कर सकते हैं, लिंक्डइन पे। तो देखिए, कोई भी प्लेटफॉर्म पे आप सर्च कर रहे हैं तो आपको ये नहीं करना है कि आज मैं प्रोफाइल अपडेट कर दिया, ठीक है, मैं अब वेट करता हूँ मेरे को रिक्रूटर सामने से रीच आउट करेगा। नो, नहीं करेगा। आपको प्रोफाइल जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप अपलोड कर रहे हैं उस पर डेली अपडेट करना है। ऐसा नहीं कि आज मैं किया, अब मैं 1 महीना बाद या 2 महीना बाद करूंगा, नहीं। फिर आपका प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट होने का चांसेस बहुत ही कम हो जाएगा। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप रेगुलरली अपना प्रोफाइल को आप अपडेट कर रहे हैं इन लिंक्डइन और naukri.com, जहां भी आपका, इवन इंटर्नशाला जहां। आप डेलॉयट में तो हायरिंग भी आप देखे हैं अंदर में कैसे हायरिंग होता है? या डेफिनेटली, तो मैं क्वेश्चन अभी मेरा खुद ही हायरिंग कर रहा हूँ बहुत सारा। ओके ओके। तो अच्छा, अभी जो हायरिंग चल रही है वो उसमें क्या सैलरी है फ्रेशर्स के लिए? देखिए, अगर वो डिपेंड करता है कि आपका कौन सा कंपनी है। तो जैसा कि मैं अगर अपना डेलॉयट या अपना पास्ट कंपनी के एक्सपीरियंस पे बताऊंगा, तो डेलॉयट का जो फॉर फ्रेशर्स का जो ऑन कैंपस, जो कैंपस में हायरिंग होती है, उसका सैलरी जो होता है वो अप्रोक्स 5 से 6 लाख का पैकेज होता है। अच्छा। और ऑफ कैंपस जिनका एज अ फ्रेशर, जैसे जिनका कॉलेज में नहीं हुआ और वो बाहर से सर्च करके आ रहे हैं, तो उनका अराउंड 5 के आसपास होता है। अच्छा, और आई कैन नॉट कमिट कि 6-7 होता है, जा सकता है, बट इट्स डिपेंड कि आपका स्किल सेट कैसा है, आप कैसा नेगोशिएट कर पा रहे हैं। और मैं सुना हूँ कि फ्रेशर का जो है रिज्यूमे जैसे शॉर्टलिस्ट किया जाता है, फर्स्ट 10 सेकंड में ही डिसाइड हो जाता है कि इसको सिलेक्ट करना है या रिजेक्ट करना है, रिज्यूमे देखकर बस 10 सेकंड में ही। राइट। तो वो 10 सेकंड में जो हायरिंग करते हैं वो क्या देखते हैं रिज्यूमे में? सिर्फ 2 चीज देखा जाता है।
पहला तो आपका स्किल्स सबसे ऊपर होना चाहिए कि हाँ स्किल्स का पता चला कि आपने सारा कुछ लिख दिया, स्किल्स नीचे डाल दिया, तो फिर उतना टाइम नहीं है रिक्रूटर के पास, वो चेक करेगा। स्किल्स टॉप में होना चाहिए, और कौन सा प्रोजेक्ट पे काम किए हैं, और कोई सर्टिफिकेशन है। आप उसके बाद कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं, डेट ऑफ बर्थ डाल रहे हैं, ये सब फादर्स नेम, वो सब डालने की चीजें नहीं। अगर वो आप डाल रहे हैं तो वेस्टेज ऑफ टाइम है रिक्रूटर के लिए, और वो रिजेक्ट कर देगा, फर्स्ट टाइम में ही वो रिजेक्ट कर देगा प्रोफाइल को। इवन आप अगर प्रोफाइल अच्छा भी बनाए हैं, स्किल्स है भी, तो ज्यादा डीप चेक नहीं करेगा। तो मैटर करता है आपका प्रोजेक्ट होना चाहिए और स्किल्स, और कोई सर्टिफिकेशन है फॉर फ्रेशर तो दैट इज वेल एंड गुड। एक्सपीरियंस के लिए डेफिनेटली दे लुक्स कि अभी वो कौन सा करंट कंपनी में है, और स्किल तो जेनरिक है, स्किल इवन सबको चेक करना पड़ता है। तो स्किल्स फ्रेशर के लिए होता है, एक्सपीरियंस के लिए आपको कौन सा कंपनी में काम किया, और लास्ट का जो प्रोजेक्ट था, क्या वो प्रोजेक्ट हमारा जो भी हायरिंग प्रोसेस है उस डोमेन से मैच करता है। अब हो सकता है कि मेरे को स्किल्स है जावा का, ओके, कंपनी में हायरिंग चल रही है जावा की, लेकिन मेरा एक्सपर्टाइज नहीं है कि मैं बैंकिंग डोमेन में काम नहीं किया हूँ, तो कंपनी फिर हायर नहीं करेगी। उसको डोमेन भी चाहिए होता है कि बैंकिंग डोमेन का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ताकि वो फैमिलियर हो। नहीं तो होता क्या है कि अगर आपको हायर कर लिया तो फिर कंपनी को ट्रेनिंग्स देने में, या कैंडिडेट जो ज्वाइन किया है उसको उस प्रोजेक्ट का इन्वायरमेंट कल्चर समझने में टाइम लग जाएगा। जो अडॉप्ट नहीं कर पाएगा फिर वो पीछे रह जाएगा, फिर क्लाइंट की तरफ से बैड फीडबैक्स आ जाएंगे। तो डेफिनेटली कि डोमेन चेक किया जाता है कि अगर मैं आईएएम डोमेन का हूँ तो मेरा, अगर हायरिंग आईएएम का हो रहा है तो मैं डेफिनेटली बेस्ट सूट हूँ। अगर मैं आईएएम डोमेन का नहीं हूँ और हायरिंग चल रहा है तो डेफिनेटली मेरा प्रोफाइल सेलेक्ट नहीं होगा। और जैसा अभी हायरिंग हमारे, जिसके लिए मैं अभी हायर कर रहा था और इंटरव्यू ले रहा था, वो आईएएम प्रोफाइल का था, ठीक है, और जिसमें हम लोगों को तकरीबन 150 प्रोफाइल रेज्यूमे मिला था, उसमें से शॉर्ट लिस्ट करना था सबसे पहले। तो 30-35 रेज्यूमे को हम लोग शॉर्ट लिस्ट किए थे। तो वही सब चेक किए थे कि हाँ किसका स्किल्स है और डोमेन में काम किया है कि नहीं किया है। और एक्चुअली हम लोग फ्रेशर के लिए नहीं, हम लोग एक्सपीरियंस के लिए हायर कर रहे थे, तो एक्सपर्टाइज डेफिनेटली चेक कर रहे थे, लेकिन फॉर फ्रेशर ओनली स्किल, सर्टिफिकेशन एंड प्रोजेक्ट इज गुड इनफ। उसके अलावा और जैसे अगर जो भी स्टूडेंट्स ये देख रहे हैं, अगर कोई टारगेट कर रहा है कि मुझे 20 लाख प्लस का सैलरी मिले, तो उसके लिए कैसे उसको प्रिपेयर करना चाहिए, किस टाइप का प्रोजेक्ट्स बनाना चाहिए? तो अगर आप 20 लाख का एज्यूम कर रहे हैं, डेफिनेटली करना चाहिए, तो उसके लिए 2-3 चीजें आपको करना चाहिए। जैसा कि आप ऑफ कैंपस हैं तो सबसे पहले तो आप चेक कीजिए कि आपको कहीं से इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अगर इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, यू शुड गो फॉर इट। डू नॉट सी कि कितना पैसा मिल रहा है, क्या मिल रहा है, नथिंग। यू जस्ट गो एंड वर्क देयर एटलीस्ट 3 to 6 month, दैट इज गुड। उसके बाद आपको प्रोजेक्ट की बात, तो प्रोजेक्ट पे आपको फोकस करना चाहिए रियलिस्टिक प्रोजेक्ट। जैसे कि आप हेल्थ केयर का प्रोजेक्ट बना सकते हैं। उसके बाद आप अगर कोई रिसर्च एआई से रिलेटेड आप करना चाहते हैं तो उस पर आप प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो कोई भी प्रोजेक्ट आप ऐसा बनाइए जिसका रियल वर्ल्ड कम्युनिटी में उसका यूजेस है। तो वैसा प्रोजेक्ट अगर आप बनाते हैं तो डेफिनेटली यू विल बी हंटेड फॉर अ वेरी बिग डील। आई वुड रिकमेंड कि अगर आपके पास गुड टेक्निकल नॉलेज है तो यू शुड बिल्ड अ प्रोजेक्ट। अगर नहीं है, जस्ट चेक फॉर इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी कि आपको इंटर्नशिप अगर मिलता है, यू शुड गो फॉर इट। डू नॉट, आई रिपीट, डू नॉट सी कि कितना स्टाइपन मिल रहा है, कितना सैलरी मिल रहा है। नो, इंटर्नशिप कीजिए, एक्सपीरियंस लीजिए, दैट विल डेफिनेटली हेल्प इन योर फ्यूचर। क्योंकि मैं इस पाथ से गुजर के आया हूँ, मैं भी इंटर्नशिप किया, मैं भी उस टाइम कोई पैसा को आई डोंट केयर कि मेरे को कितना मिल रहा था, बट दैट इज हेल्पिंग मी नाउ कि मेरे को अभी हेल्प कर रहा है। यू शुड गो। अच्छा, अगर कोई स्टूडेंट अभी जिसको बेसिक्स भी नहीं पता है, वो अगर अभी से सीखना चाहे और एटलीस्ट 10 LPA 10 लाख प्लस का जॉब वो पाना चाहे, तो कितना मंथ में ये पॉसिबल है? कितना मंथ्स?
ये डिपेंड करता है कि आपका लगन कैसा है। जैसे अब हम लोग बोलते हैं कि किसी भी काम करने में लगन होनी चाहिए, तो सबसे पहले तो कि आपको वो बेस बनाना है कि अगर आप डेवलपमेंट में जा रहे हैं तो यू शुड हैव नॉलेज अबाउट एवरीथिंग, कि फ्रंट एंड बैक एंड और एटलीस्ट डेवऑप्स के बारे में ये आइडिया अगर है तो अराउंड 3 to 6 मंथ 3 मंथ to 6 month इज गुड इनफ टू क्रैक। ओके, और अगर कोई मेंटर अगर किसी को मिल जाए तो वो कितना हेल्पफुल होगा किसी स्टूडेंट के लिए? मतलब किसी के पास एक गाइड करने वाला है और दूसरे स्टूडेंट के पास गाइड करने वाला नहीं है, तो दोनों में क्या डिफरेंस होगा? हाँ, तो जैसा कि मैं अभी मेंशन कर रहा था बार बार कि इंटर्नशिप का, तो इंटर्नशिप में बेसिकली वही होता है कि आपको कोई मेंटोर करने वाला होता है आपके ऊपर, जो आपको गाइड करता है कि तुमको ये चीज सीखो, इसको ये चीज ऐसे इम्प्लीमेंट करो, इसका ये यूजेस होता है मतलब प्रोजेक्ट में या क्लाइंट्स के पास। तो आपका पास मेंटरशिप मिल जाता है। जो बंदा को इंटर्नशिप नहीं करता है उसको एज ए मेंटर नहीं मिल पाता है, राइट। तो अगर आपके पास मेंटरशिप मिल रहा है तो वो बहुत ही अच्छा, आगे फ्यूचर में बहुत ही इम्पैक्टफुल रहता है। शुरू में आपको मे भी हो सकता है कि आपको लगे कि नहीं हमको ज्यादा हेल्पफुल नहीं है, बट वो डेफिनेटली वो हेल्प करेगा आपके फ्यूचर में। तो यू शुड, अगर कोई आपके पास मेंटोर करने वाला है तो यू शुड अप्रिशिएट कि यू हैव गोल्डन अपॉर्चुनिटी। वो अपना एक कीमती समय दे करके आपको किसी चीज में ट्रेन कर रहा है जो आपके लाइफ को डेफिनेटली अच्छा बनाएगा। द मेंटरशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर करियर। और हमारा बी द बेस्ट कोडर प्लेटफॉर्म है, जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा उनको मैं बता देना चाहता हूँ। ये प्लेटफॉर्म है, इस पे जो है बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। तो जैसे आशीष सर अभी हैं, तो इनका 20 लाख से ज़्यादा का सैलरी है डेलॉयट में, और आई थिंक 8 साल प्लस का एक्सपीरियंस है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये गाइड कर चुके हैं और अभी भी करते रहते हैं जब भी इनको टाइम मिलता है। तो ऐसे मेंटर्स हमारे प्लेटफॉर्म पे बी द बेस्ट कोडर पे बहुत सारे हैं। तो अगर किसी को इंटरेस्ट है कि कोई आशीष सर जैसे कोई इंजीनियर उनको गाइड करे, फॉर एग्जांपल अगर हम चाहते हैं कि मुझे 20 लाख प्लस का जॉब मिले, तो हमको उस लोगों से सीखना चाहिए जिसका सैलरी सच में 20 लाख से ज़्यादा है। अब जिसको खुद नहीं पता है कि कंपनी में कैसे हायरिंग होता है, तो वो प्रोफेसर्स, वो छोटे छोटे कॉलेजेस के प्रोफेसर्स, वो तो अच्छे से हमें नहीं सिखा पाएंगे। तो इस चीज़ के लिए हम लोग बी द बेस्ट कोडर प्लेटफॉर्म लॉन्च किए हैं, जिसपे हम स्टूडेंट्स को हेल्प करते हैं। और 2 से 3 मंथ का जो है मेंटरशिप प्रोग्राम होता है, जिसमें पढ़ाया भी जाता है, उनको ट्रेनिंग भी दिया जाता है। और जैसे आशीष सर हो गए, इनके जैसे एक्सपर्ट्स होते हैं जो ऐसे ही गाइडेंस देते रहते हैं और 1 to 1 कॉल पे भी कनेक्ट करते हैं कभी कभी, कि स्टूडेंट्स को कभी कोई प्रॉब्लम ना आए, और अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो कहाँ वो प्रॉब्लम आ रहा है। और अभी जैसे पता होगा आप लोगों को कि एआई से जो है वेबसाइट ये सब बेसिक बन जा रहा है, तो बहुत सारा जॉब्स इसलिए भी रिप्लेस हुआ है कि छोटा छोटा काम जो है वो एआई से भी हो जाता है। तो ऐसे इंजीनियर का ज़रूरत नहीं है जो बेसिक काम ही कर पाता है। जो अच्छा काम कर पाता है एआई को यूज करके, वैसे इंजीनियर्स का ज़रूरत है। एआई तो से रिप्लेस नहीं होना है, एआई का यूज करने आना चाहिए। हाँ, उसके बाद और अपना स्किल बढ़ाना है यूज करना। हाँ हाँ, तो इसी चीज़ के लिए अगर किसी को गाइडेंस चाहिए उस तरह से कि जो प्रिपेयर हम हो सके एआई के समय में भी, हमें जॉब मिले, अच्छा जॉब मिले, तो आप लोग ये गूगल फॉर्म फिल कर सकते हैं जो मैं अभी चैट में डाला हूँ। ठीक है, और कंटिन्यू करते हैं फिर। सर मेरा एक क्वेश्चन था सर। सर मेरा नाम सर शिवम कुमार जैन है। गुड मॉर्निंग सर, गुड 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 नाइट सर। कहिए। सर मैं बता रहा सर कि आई एम सर मर्न डेवलपर सर, जिसमें मैं फ्रंट एंड बैक एंड डेटाबेस सर सब कुछ सीख चुका हूँ। एंड सर ब्लड बैंक वाला ऐप में मैं काम भी कर चुका हूँ एंड सर उसको डेवलप भी कर चुका हूँ। ओके। बट सर उसका सर वो फ्री वाला डोमेन अभी नहीं मिला था, जिस कारण सर मतलब इन अपन उसको यूजर के लिए अपन प्रोवाइड नहीं कर सके। एंड सर वो उसमें सर रिक्वेस्ट के लिए सब कुछ के लिए सर यूजर के लिए सब कुछ प्रॉपर डिजाइन। वो आपके लोकल होस्ट में है अभी, राइट? हाँ हाँ सर, अभी सर वो गिटहब पे होस्ट है या सर मतलब या रेंडर पे डिप्लॉय है। ओके।
तो उसको अपन सर मतलब अभी उस ब्लड बैंक वाले से अपन बात किए थे, तो मेरा एक सर प्रोफेसर है सर कॉलेज के, रूंगटा कॉलेज वाले, तो उन्होंने सर गाइड किया था कि ने एक बेटा डोमेन लेना पड़ता है, डोमेन खरीदने के बाद उसको अपन मतलब कुछ पैसा लगता है जिसको अपन वो प्ले स्टोर पे अपलोड किया जाता है। राइट। तो सर जैसे कि सर मैं गिटहब, गिटिनिट एंड सर लिंक्डइन, सर जितने भी सर होते हैं प्लेटफॉर्म, एक्स अकाउंट सर सब यूज करता हूँ, और सब पे अपना सर वो जो भी अपन कोड करते हैं, जो भी प्रोजेक्ट बनाते हैं उसको अपन सर उस पे अपलोड भी करते हैं, एंड सर गिटहब पे भी सर अपलोड करता हूँ जो भी प्रोजेक्ट बनाते हैं। सर मेरा सर कहना ये था कि सर और मुझे सर क्या इसमें इम्प्रूव करना है सर? तो बेसिकली आप इसको, मेरा जो आपका लग रहा है कि आप उसमें फ्रंट एंड और बैक एंड ये सारा कुछ आप कर लिया है। हाँ, आपने उसको होस्ट भी किया है render.com से, राइट? हाँ आप सर। आप सर, ये अभी सीखिए कि आप उसको रेंडर के अलावा आपका जो VM अगर आप खरीदोगे उस पे आप उसको कैसे होस्ट करोगे, उसको हाँ, डिप्लॉय कैसे करोगे, फिर उसको पब्लिश कैसे करोगे, गिटहब हाँ, में आप CI/CD का यूज करके उसको डिप्लॉय कैसे करोगे, डेवऑप्स का कॉन्सेप्ट आप सीखो। अभी आप कौन सा ईयर के स्टूडेंट हैं? सर मैं अभी 3rd ईयर में सर 6 सेमेस्टर का भी एग्जाम दिया हूँ सर। ओके। तो आप अभी मेरे को लग रहा है कि उसमें आप थोड़ा सा और ऐप को इन्हेंस करने का कोशिश, आई डोंट नो कि वो कैसा बना है, डेफिनेटली यू शुड हैव मेक इट बेटर वे, बट थोड़ा सा और उसको इन्हेंस कीजिए, देखिए कि उसका कैसे आप इन्हेंस कर सकते हैं। नॉट अबाउट की लुक एंड फील, एज अबाउट यूजेबिलिटी। यूजेबिलिटी में मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि अभी आप एक सिंगल यूजर हैं, आप टेस्ट कर रहे हैं तो एक सिंगल यूजर टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है? यस सर, यस। अब मान लीजिए कि आप उसको पब्लिक में डिप्लॉय कर दिए लोगों के लिए। एक एग्जांपल लेते हैं जोमेटो का, ठीक है? हाँ। तो जोमेटो भी कभी डेवलप हुआ होगा सिंगल यूजर के लिए, फिर उसके बाद वो धीरे से पब्लिक हुआ। तो जैसे पब्लिक होगा तो एक साथ थाउजेंड्स लैक्स ऑफ ट्रैफिक आ जाएगा आपके एप्लीकेशन पे, राइट? तो जैसे लोड बढ़ेगा, तो लोड जैसे बढ़ेगा तो आपका सर्वर जो है वो क्रैश कर जाएगा, एप्लीकेशन क्रैश कर जाएगा। आप अभी आप उस चीज को सीखिए कि अगर लोड बढ़ेगा तो आप उसको कैसे ऑप्टिमाइज करोगे। आपका जो डेटाबेस है, डेटाबेस में जैसे आपका एप्लीकेशन में लॉगिन होगा या कोई भी सर्च करेगा तो डेटाबेस क्वेरी होता है, राइट? यू नो अबाउट इट। तो जैसे डेटाबेस में क्वेरी होगा, अगर एक साथ 10,000 20,000 लोग करेगा तो एप्लीकेशन आपका स्लो हो जाएगा, डेटाबेस लॉक हो जाएगा, डाउन हो जाएगा एप्लीकेशन। तभी आप ये सीखिए कि डेटाबेस को कैसे ऑप्टिमाइज किया जाएगा, एप्लीकेशन का परफॉर्मेंस को कैसे ऑप्टिमाइज किया जाएगा, ताकि अगर लैक्स ऑफ यूजर भी अगर आ जाता है तो भी हमारा एप्लीकेशन सही तरीके से स्मूथली चलता रहे। तो अभी आप इस चीज को सीखिए, ताकि अगर इन केस फ्यूचर में इफ यू गॉट चांस कि मैं अगर उसको पब्लिकली होस्ट करता हूँ, सारे लोग के लिए एक्टिव करता हूँ, तो उसका इम्पैक्ट आपको नहीं पड़ना चाहिए। तो अभी आप ऑप्टिमाइजेशन, परफॉर्मेंस, मैं रिकमेंड करूंगा कि ऑप्टिमाइजेशन, परफॉर्मेंस, डेटाबेस परफॉर्मेंस, क्वालिटी, ये सब पर फोकस कीजिए। थोड़ा सा इसके बारे में एनालिसिस कीजिए कि अगर यूजर का लोड बढ़ता है तो उसको कैसे मैनेज किया जाएगा। यस सर, दैट वुड हेल्प यू। ओके, थैंक यू आशीष सर, बहुत बहुत। और सैफ अली ये कुछ पूछना चाहते हैं, लेकिन अभी आशीष सर के पास टाइम नहीं है। मेरा एक मीटिंग है, तो डेफिनेटली विल